नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजन्ना। में आज बात करेंगे एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए छिड़ी जंग की। मौसम है राष्ट्रपति चुनाव का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के नाम पर बहस छेड़ दी है। नीतीश की मांग है कि एनडीए प्रधानमंत्री पद के लिए जल्द अपने उम्मीदवार का ऐलान करे, लेकिन उससे भी अहम है उम्मीदवार के लिए रखी नीतीश की शर्तें, जिनका निशाना सीधे नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी के स्वयंभू दावेदार मोदी इनमें से एक को छोड़कर बाकी किसी शर्त पर खरे नहीं उतरते, ऐसा नीतीश का मानना। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी की पहली कतार के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। दूसरी कतार ने मुंह खोला भी तो जेडीयू ने साफ कर दिया कि अलग होना मंजूर है, मगर धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं होगा। सवाल है, क्या मोदी और नीतीश के झगड़े में एनडीए 2014 से पहले ही टूट जाएगा या कुछ और रुख अख्तियार करेगा? यही आज का एजेंडा। एनडीए में तलाश राष्ट्रपति पद के नए उम्मीदवार की चल रही थी। नीतीश कुमार ने बहस छेड़ दी प्रधानमंत्री के दावेदार पर। नीतीश ने अपनी ओर से इसके लिए 5 शर्तें रखी थी। इन 5 शर्तों के खराज पर कम से कम नरेंद्र मोदी खरे तो नहीं उतरते। वो नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के स्वयंभू दावेदार हैं। नीतीश के मुताबिक एनडीए को परंपरा के मुताबिक 2014 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए, जैसे अटल जी और आडवाणी के नाम का ऐलान हुआ था। प्रधानमंत्री पद का दावेदार पिछड़े राज्यों को लेकर संवेदनशील होना चाहिए, न कि विकसित राज्य को ही और विकसित बनाने पर जोर देने वाला। उम्मीदवार के नाम पर एनडीए में शामिल तमाम दलों की सहमति होनी चाहिए। नेता सबको साथ लेकर चलने वाला हो। नेता की छवि सेक्युलर और उदार विचारों वाली होनी चाहिए। उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों में पूरी आस्था हो। प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल से होना चाहिए। छोटे दल केवल समर्थक की भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है तो नीतीश की इन शर्तों में वो एक भी पूरी नहीं करते और अपने बारे में नीतीश का कहना है कि वो तो इस पद के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन नीतीश की इन शर्तों पर उन्हीं की कैबिनेट में बीजेपी कोटे के मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला। सेकुलरिज्म किसी की बपौती तो नहीं है कि राम ने कह दिया कि फलना व्यक्ति सेकुलर तो रहीम ने कह दिया फलना व्यक्ति कॉम्युनल। जाहिर है नीतीश का ये बयान बीजेपी को असहज स्थिति में डालने वाला था, लेकिन गिरिराज के अलावा किसी और नेता ने मुंह नहीं खोला। देर तक गिरिराज का दिया बयान ही सियासी फिजा में तैरता रहा। फिर इसका जवाब देने के लिए जेडीयू प्रवक्ता देवेश चंद्र ठाकुर आगे आए। ठाकुर इस सीमा तक चले गए कि सांप्रदायिकता के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए अलग ही क्यों न होना चाहिए। सांप्रदायिकता वाले मुद्दे पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सेक्युलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी सांप्रदायिक छवि के आदमी को हम कबूल नहीं करेंगे। उसमें अगर हमको उनसे अलग हो भी जाना पड़े तो भी हम अलग हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बयानबाजियों की इस कवायद से इतना तो साफ है कि एनडीए सचमुच राष्ट्रपति पद को लेकर गंभीर नहीं है। उसके यहाँ प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर ही भयानक मारामारी मची है। नरेंद्र मोदी की दावेदारी को लेकर घटक दल बेहद असहज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश का ये तेवर बीजेपी को रणनीति बदलने पर मजबूर करेगा? क्या नरेंद्र मोदी को कदम पीछे खींचने पड़ेंगे या फिर एनडीए टूट जाएगा? चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN से। आगे बढ़ने से पहले सुनवाते हैं आपको नीतीश कुमार का ताजा बयान। इस बयान से साफ है कि नीतीश अपने रुख पर पूरी तरीके से कायम है। Golden words are not repeated. Golden words are not repeated. Golden words are not repeated. Only one English sentence is spoken. जाहिर है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एनडीए के भीतर तलवारें खिंची हुई हैं, जैसे में जबकि कभी भी चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, एक सर्वमान्य उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। बात करने हमारे साथ स्टूडियो में न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, अब कह सकते हैं कि एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, दिल्ली से कांग्रेस के नेता शकील अहमद और पटना से जेडीयू के नीरज सिंह। प्रभु, जो आज नीतीश कुमार का जो इंटरव्यू है उसको पढ़ के आपको कोई हैरानी हुई? आपको लगा कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नीतीश कुमार ने बोल दिया है? नहीं, मेरे को कोई हैरानी नहीं थी। उनकी नई बात क्या है इसके अंदर? मतलब नीतीश कुमार जो एक जातपात की राजनीति करते हैं, वो भाषण दे रहे हैं कि हम सेकुलर प्रधानमंत्री होना चाहिए। कौन डिसाइड करेगा कौन सेकुलर प्रधानमंत्री है? अगर गुजरात के 6 करोड़ जनता ने अगर चुना है मोदी को, उनको बिहार के लोगों ने चुना है बीजेपी के साथ मिलकर के। मतलब बीजेपी बिहार की, जैसे मुस्लिम लीग जो सेकुलर है कांग्रेस के लिए, ऐसी बीजेपी जो बिहार की है वो सेकुलर है। उसके साथ बैठ के खाना भी खाना, रात को पार्टियां भी करनी है। जिसने बिहार को जाति के ऊपर डिवाइड कर दिया, उस आदमी के मुंह से अच्छा लगता नहीं है कि सब कहना अच्छे नेता है, डेवलपमेंट किया उसने, परंतु ये कहना बार बार कि सेकुलर नेता होना चाहिए, होना ही चाहिए। देश ही सेकुलर है हमारा, कोई नॉन सेकुलर आदमी बन ही नहीं सकता है देश के अंदर। यानी कि अगर मोदी है, अगर कांग्रेस के अंदर जो 1984 के दंगे जिन लोगों ने कराए हैं, वो सेकुलर हो गए आज क्या?
नरेंद्र मोदी को आप सेकुलर नेता मानेंगे? दंगे अगर होते हैं उसकी वजह से किसी की छवि सेकुलर है, कम्युनल है, ये डिफाइन करेंगे आप? सब तो 2002 से पहले जितने दंगे हुए उसके कौन सी पार्टी जिम्मेवार है? तो नरेंद्र मोदी का आप कम्युनल नहीं मानते? मैं किसी को दंगे होते हैं जब ये ऐसे गंदे लोगों की वजह से होते हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो पार्टियों को यूज करते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। उसके लिए अगर आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को दोषी बना दें, मुलायम सिंह के जमाने में दंगे हुए थे, वीपी सिंह के जमाने में दंगे हुए थे, ज्ञानदत्त तिवारी के जमाने में दंगे हुए थे, नीतीश कुमार के यहाँ अभी भी जो हुआ इनके यहाँ देखते पिछले जो निर्णय कराया। तो इसलिए ये कहना कि सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलर की परिभाषा क्या है, कौन डिसाइड करेगा? मतलब आपके बीजेपी की कमजोरी है कि इस तरह के नेता को वो टॉलरेट करते हैं। आपके कहने का मतलब ये कि नीतीश कुमार को ये कहने का हक नहीं है कि एनडीए को अपना सेकुलर नेता चुनना चाहिए? नहीं, कोई कहे कि दूध सफेद होना चाहिए तो काला दूध मिलता है क्या? प्रधानमंत्री सेकुलर इस देश का होना चाहिए, वो तो कह रहे हैं दूध सफेद होना चाहिए। भाई दूध तो सफेद होगा, प्रधानमंत्री देश का वही होगा जिसका सेकुलर आउटलुक होगा, जो सब धर्मों को अपने साथ लेकर के चलेगा, ना कि एक धर्म को छोड़ करके चलेगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, तो हम नरेंद्र मोदी को आप सेकुलर मानते कि नहीं मानते? सेकुलर की परिभाषा डिपेंड करती है ना। सवाल है उनके देश के अंदर उनके मुसलमानों ने उनको वोट दिया, अभी दिया, बट एक बड़ा सेक्शन है जो कहता है नरेंद्र मोदी सेकुलर नहीं है। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो उस देश के अंदर, गुजरात के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, वो भी भाई हैं, उन्होंने अगर उसको वोट दिया तो वो सेकुलर है, अगर नहीं दिया तो वो कम्युनल है। सीधी बात, हम कौन होते डिसाइड करने वाले? यानी कि अगर गुजरात से बाहर के लोग अगर चुन ले किसी को तो गुजरात के बाहर वाले नाराज हो जाएंगे। अगर आशुतोष नहीं चाहे, प्रभु चावला नहीं चाहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेंगे वो? सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या नीतीश कुमार ने जो सवाल खड़े किए, सेकुलरिज्म उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात की कि एब्सोल्यूट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप डेवलप्ड स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करके बड़ा भारी मॉडल आप पेश करती बीजेपी, अगर आप अंडर डेवलप्ड स्टेट के बारे में बात करिए, उसके बारे में फीलिंग रखिए तो बात समझ में आती। उन्होंने कहा कि अकोमोडेटिंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है और यहां के जो नेता होने चाहिए रफ एजेस नहीं होने चाहिए। यानी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इंडिया का, उसकी परिभाषा उन्होंने तय कर दी। और कहीं ना कहीं कह रहे नरेंद्र मोदी के अंदर एब्सोल्यूट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। वो जो डेवलप्ड स्टेट के डेवलपमेंट का मॉडल देते हैं वो गलत है, वो डेवलपमेंट का मॉडल भी नहीं है। आप मानते हैं? नहीं, पहले तो नीतीश ने मोदी का नाम ही नहीं लिया, ये तो आप लोगों का अनुमान है। अब हम इतना तो आप क्रेडिट दीजिए हम पत्रकारों को कि हम इतनी लिबर्टी तो देनी चाहिए। दूसरा मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि आप दुनिया के अनेक देशों को देखेंगे तो ये दिखता है कि हिंदुस्तान आज सेक्युलर है क्योंकि हम हिंदू बहुमत देश हैं। सऊदी अरेबिया में आप मंदिर नहीं बना सकते, यहाँ मस्जिद बना, वो अलग मसला है। देखिए नहीं, देखिए ये एक गुण हिंदू का है। उसने पारसी के लिए घर दिया, ज्यू के लिए घर दिया, सीरियन क्रिश्चियन के लिए घर दिया, वो अलग डिबेट है। जब एक व्यक्ति हिंदू है वो अपने को कहता मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता मैं हिंदू हूं, तो सेक्युलर होगा ही। नरेंद्र मोदी सेक्युलर है आपके मुताबिक? बिल्कुल, क्योंकि वो कट्टर हिंदू है इसीलिए वो सेक्युलर। कट्टर हिंदू है इसलिए वो कट्टर सेक्युलर है। हाँ, आप ये कहते हैं कट्टर हिंदू है इसलिए कट्टर सेक्युलर है। नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद। नीरज सिंह जी, आप क्या प्रभु और सुब्रमण्यम स्वामी की राय से सहमत है? बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर क्या यह सच नहीं है कि बिहार के जातिगत बंधन टूटे हैं? जी, क्या यह सच नहीं है कि बिहार में 118 जातीय नरसंहार हुए थे, उनको हमने पाटने का काम किया और सबसे बड़ी पूंजी बिहार की सामाजिक समरसता की पूंजी? क्या यह सही नहीं है कि जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये ठीक है दंगे हो सकते हैं, लेकिन दंगे होने के समय कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि न्यूटन का सिद्धांत है क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होगी? क्या यह सही नहीं है कि उसी पार्टी के नेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है? किसके संदर्भ में कहा? यह बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है कि सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक समरसता ये आवश्यक है देश के नेतृत्व करने के लिए, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। और बिहार जैसे राज्य में जो अंडर डेवलप्ड है, जहां जातिगत बंधन मजबूत थे, हमने वामपंथी उग्रवाद की धारा को कमजोर किया। हमने जो बुनियादी अवधारणा जातिगत जो बंधन थे, आप बताइए सच है कि नहीं? नीरज जी, जब राजीव गांधी ने कहा था पेड़ गिरता है तो कुछ ना कुछ भूचाल आता है, तो राजीव गांधी कम्युनल थे क्या?
राजीव गांधी ने इतनी बड़ी बात की, 3 साल से कहता पेट गिरता है तो उसको तो भूल जाते हैं। आप क्या, कोई भी नेता क्रिमिनल नहीं होता। राजीव गांधी सबसे बड़े सेकुलर थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, उनके कम्युनल मानते हैं क्या? खिलाफ प्रतिक्रिया होती है कोई नहीं? कम्युनल है कि नहीं थे? आप ये बताइए, कम्युनल है कि नहीं? वो की आगोश में पूरा गुजरात जल रहा। आप जब कहते हैं मोदी ने ये कहा तो राजीव गांधी कम्युनल थे क्या? नेतृत्व कर रहे हैं, आप पर ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप शांति स्थापित करिए, सांप्रदायिक सौहार्दता स्थापित कीजिए। अब तक क्या हुआ? 34 सरदार मारे गए, सिख मारे गए, देश के अंदर क्या हुआ? देश के अंदर खिलाफ प्रतिक्रिया होगी। ये कैसी राजनीति है? राजनीति, दंगों की राजनीति जो है राजनीति नेता कराते हैं और खुद अपने आप को कम्युनल बना लेते हैं। कोई भी हिंदू नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता झगड़ा हो। हर मुसलमान भी उतना भारतीय जितना हिंदू है। इससे कहां कोई इनकार करता है? फिर आप जो कह रहे हैं कि पेड़ उसने कह दिया स्टेटमेंट, और वहां पर नीतीश कुमार रोज जाति के ऊपर डिवाइड किए जाते हैं। नीरज जी, कौन सा बिहारीपन हमने जगाया क्या? ये अपराध बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। दलित बना दिए उन्होंने, दलितों से महादलित मकान बांटने दिए, बोगस जमीन दे दी सबके साथ। नीतीश कुमार ने बोगस लोगों के नाम से कार्ड बांट दिए। बताइए, क्या नीतीश कुमार की सरकार है क्या? के शासन काल में कोई जातीय तनाव हुआ हो? नीतीश कुमार के जमाने में किस तरह से महादलित के नाम पर जमीन दी गई है, बोगस का कार्ड दिए गए, वो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। क्या ये सच? ये सच नहीं है? चलो नीरज जी हमारे साथ, अब माफ करेंगे मैं आपको बीच उठा, शकील अहमद हमारे साथ। शकील भाई पर मेरी राय कायम है। अगर समाज के वंचित तबके को अगर न्याय दिलाना, समाज में बगैर तनाव पैदा किए अगर जातिवाद है तो हम जातिवाद के लिए। ब्राह्मण कोई गरीब नहीं है बिहार के अंदर, कोई ब्राह्मण और ठाकुर गरीब नहीं है। आप बताइए कि सवर्ण आयोग कहीं बना है क्या पूरे देश के अंदर? कोई बिहार में ब्राह्मण और ठाकुर कोई नहीं है, गरीब आदमी वहां सिर्फ दलित रहे बनाया। सर सर मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। शकील अहमद की इस बातचीत में लाना चाहूंगा। शकील भाई, आप बड़ी देर से चुपचाप सुन रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी वो कट्टर हिंदू हैं, इसलिए वो कट्टर सेकुलर है। प्रभु जी का ये कहना है कि ये तो नहीं मान रहे कम्युनल है या सेकुलर, कह रहे हैं कि जो भी है सब सेकुलर है। आपकी राय क्या है इस बारे में? देखिए, एक तो जानकारी मिली कि आपसे कि प्रभु चावला जी एनडीए में शामिल हो गए हैं। हम लोगों को ये जानकारी नहीं थे। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, और उनकी बात से भी लग रहा है कि एनडीए में शामिल हो गए हैं। उनकी बात से भी लग रहा है। और आपने ये जानकारी दी है, हम लोग को जानकारी नहीं थी। हम लोग उनको पत्रकार ही बुलाते थे अभी तक। उनके इससे मतभेद रहा हो, लेकिन आपने जानकारी दी कि वो एनडीए में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल करते, कांग्रेस वाले कहते मैं आपके, बीजेपी वाले कहते मैं आपके साथ हूं। उनका सुब्रमण्यम स्वामी की बात नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के संदर्भ में एक बात कहेंगे। नीतीश जी का जो बयान है जी, कि हम लोगों के यहाँ कहलाता है कि न ऊंट न कपास और लट्ठम लट्ठा और आपस में जूतम पैजार। कहां एनडीए आने जा रहा है पावर में कि जो प्रधानमंत्री की बात होगी, जयललिता छोड़ के चली गई, चंद्रबाबू नायडू छोड़ के चले गए, नवीन पटनायक चले गए, नीतीश जी जाने के कगार पे हैं। तो ये कहां है? कहता है एक और बात, वैष्णव होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, कहता है पानी में मछली और 9 कुटिया हिस्सा। तो ये हास्यास्पद बात है कि एनडीए आएगा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। नीतीश जी ने ऐसा क्यों कहा ये बताते हैं जी। अगर उनको धर्मनिरपेक्षता की इतनी बात है तो बीजेपी क्या धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? बीजेपी से उनका अलायंस है। और उनके कैबिनेट में अभी 5 लोग ऐसे हैं जो प्योर हार्डकोर आरएसएस के मेंबर हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को वो क्यों कह रहे हैं ये भी वो जानते हैं कि कभी आरएसएस नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएगा। आरएसएस के उम्मीदवार हैं गडकरी जी। घृणा फैला के ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई है। आरएसएस किसी मजबूत आदमी को नहीं बनाता है, उसको कमजोर चाहिए जो नागपुर में उसकी सेवा करता है। और नागपुर में आरएसएस के लोग बैठ के शिष्टाचार, सदाचार, सभ्यता और संस्कृति की बात करते रहे। इसलिए आरएसएस कभी नहीं बनाएगा। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, इससे एक मैसेज उनका, जो लोग इस बात को पसंद करते हैं जी। वो प्रसन्न होंगे कि अच्छा है। चलो शकील भाई, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। शकील भाई, जो बातें आपने की, नीरज सिंह आपने पूरी बातचीत, सवाल नहीं है, लगातार कमजोर हो रहा है। एक मिनट साहब, नीरज जी जो बातें शकील कह रहे हैं, शकील भाई ने जो सवाल खड़े किए कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पर आप ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं, उनको आप सेकुलर नहीं मानते हैं, उनको आप एब्सोल्यूट फेथ, लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था नहीं, ये बात आप कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी अपनी खुद सरकार के अंदर, जैसा शकील जी कह रहे हैं कि बीजेपी के आरएसएस के बड़े नेता मौजूद हैं, तब आपको कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म में डिवाइड नजर नहीं आता है।
ये मैंने भी कहा, ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत बुनियादी सवाल खड़ा किया है जी। हमारा गठबंधन है, और जब चुनाव, हम राजनीतिक दल हैं दोनों, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। शकील अहमद साहब की पार्टी ने जब बिहार में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया, तब उनको ये समझ में नहीं इस बात की आई। हमने अगर समझौता किया तो सुशासन के हमने कार्यक्रम बनाए, और जो मेरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आशुतोष जी, उसका फर्स्ट एजेंडा है सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव को बरकरार रखना। और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बिहार के हैं, उनका आज भी वक्तव्य आया है। बट आज भी वक्तव्य। नीरज जी बट मेरा सवाल इस बात को लेकर, क्या आप आरएसएस को एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? क्या आप बीजेपी को कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं, या सिर्फ नरेंद्र मोदी को आप कम्युनल नेता मानते हैं? आपकी परिभाषा कम्युनलिज्म की क्या है? क्या आरएसएस को आप बिल्कुल सेकुलर मानते हैं, बीजेपी को एकदम सेकुलर मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आरएसएस को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे आपके कैबिनेट के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कई नेता मौजूद हैं। आशुतोष जी, गिरिराज जी का पूछे ना, आज बयान आया है, कहा है कि सेकुलरिज्म किसी की बपौती नहीं है। वो गिरिराज सिंह क्या है, वो पूछिए जरा उनसे। शकील साहब, यह भी आपने सुना होगा कि हमने कहा कि हम अपने मंतव्य पर कायम हैं, जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना है जाएगा। यह भी आपने सुना होगा, इसी चैनल पर सुना आपने। हमने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया देश के सामने। नहीं, बट आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे नीरज जी। मेरा सवाल यह है कि आप आरएसएस को कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? और उनके जो स्वयं सेवक हैं जो आपके कैबिनेट में हैं, क्या आप उनको सेकुलर मानते हैं या कम्युनल मानते हैं? मेरा सवाल बहुत छोटा सा है। नहीं, सीधे तौर पर मैं आपके सवाल पे सीधे आ रहा हूं जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा कोई संबंध नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनल है या नहीं कम्युनल? मैं तो छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। उसका जवाब नहीं। आरएसएस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है या सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताने की जरूरत है, पूरा देश जानता है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, जानते हैं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि वो एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि पूरा देश जानता है, जो देश जानता है वही मैं जानता हूं। आप पूरा देश का सेकुलर, 5 मंत्री क्या पूरा देश उसको? स्वामी जी आप आरएसएस को सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? उनका जवाब मैं आरएसएस को राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू, अतः वो कट्टर सेक्युलर संगठन है। आरएसएस जैसे संगठन नहीं होगी तो ये देश कभी सेक्युलर हो नहीं सकती। प्रभु, आपको क्या लगता है, आरएसएस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन? मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनल नहीं मानता। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन? नीरज जी, आपने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से उनका यह मंतव्य है तो हमारी निश्चित रूप से इस सवाल पर आपत्ति है। और हम ये समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांप्रदायिक संगठन के रूप में देश की राजनीति में चिन्हित रहा है। तो अगर उसके स्वयंसेवक अगर कैबिनेट के अंदर हैं, तो अगर नीतीश कुमार उनके साथ बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या ये नहीं कहेंगे कि आपने सांप्रदायिकता के साथ समझौता किया अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए? क्या इस बात के, क्या यह भी कहा नहीं, ये गठबंधन का दौर है और गठबंधन में हमने सुशासन के कार्यक्रम बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से अगर मतभेद है 3 बिंदुओं पर, तो ये पूरा देश जानता है। धारा 370 पर, कॉमन सिविल कोड पर, बाबरी मस्जिद के सवाल पर, और उसके अलावा जो कार्यक्रम बनाते हैं, हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं अपने अपने घोषणा पत्र पर, और चुनाव लड़ने के बाद सरकार जब बनाते हैं तो हमारा एजेंडा क्लियर होता है। अगर कोई अपने एजेंडे को थोपने की कोशिश करता है तो हम निश्चित रूप से उसका प्रतिकार करते हैं। चलिए सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक बड़ी दिलचस्प बात इस बात को लेकर, क्या आप नरेंद्र मोदी के बारे में कह सकते हैं कि उनके एब्सोल्यूट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज है? जितना बाकी लोगों का उतना ही उनका भी है। संजय जोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने ऑर्गेनाइजेशन? वो देखिए, वो तो आपने इस रूप में देखा है। वो इस सवाल बर्दाश्त की सवाल नहीं है, ये तो सारी पार्टी ने फैसला किया, उनको जाना चाहिए। तो आपको भी पता है किसने फैसला किया? कोई भी फैसला कर सकते हैं, ये तो सिर्फ मोदी ने नहीं किया, इसके पहले भी हुआ था। वो किसी और नेता, वो आसाम में चुनाव में का सवाल था, मैं उसका हाँ, तो ऐसे ही तो बहुत हुआ। एक मिनट,
दूसरा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा इसको वर्किंग कमेटी में क्योंकि सुभाष चंद्र बोस मेरे विरुद्ध में खड़े होकर चुनाव जीते। तो ये कौन सी नई बात है? पॉलिटिक्स में होता रहता है ये तो होता रहता है, इससे कोई तानाशाही नहीं बनती है। अगर आप टॉलरेंस की बात करें, एरोगेंस अगर देखें, मोदी में एरोगेंस जरूर आई है। उसके पीछे कारण जैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, नीतीश में भी एरोगेंट है, वो भी एक डेवलपमेंट के आदमी है। उन्होंने विकास किया, बाकी जितने मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं उनसे अच्छा काम किया उन्होंने। पर एरोगेंस इतनी आ गई इन दोनों के अंदर कि वो किसी को टॉलरेट नहीं करते। सवाल ये है कि बीजेपी के नेता इतने बोने हो गए हैं कि नीतीश कुमार जैसे आदमी उनको डिक्टेट कर देते हैं। अगर आज बीजेपी फैसला कर रहा है कि हमने 200 एमपी जीत के आएंगे, मैं कह रहा हूं अगर 200 एमपी बीजेपी की जीत आएंगे, क्या हिम्मत है कि कह देंगे मोदी नहीं बनेगा? ये चुनेंगे कि उनके प्रधानमंत्री का नेता किसी। बट सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदारवादी होना चाहिए। मैं आपको आडवाणी का नाम भी नहीं लेते। बीजेपी के अंदर सुशील मोदी जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो नीतीश कुमार को बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इस तरह उन कैटेगरी के लोग हैं जो नीतीश कुमार के यहाँ साथ रह करके उनके साथ, उनके बिना उनकी चल नहीं सकती। अगर सुशील मोदी क्या नीतीश कुमार के बिना जीत सकते हैं? काउंसिल के मेंबर बनते हैं, वो असेंबली में जीत करके नहीं आते दोनों के दोनों, ना मुख्यमंत्री जीत के आते ना डिप्टी मुख्यमंत्री जीत सकते हैं ना, जीत सकते हैं। आप मनमोहन सिंह के ऊपर अटैक करते कुछ राज्यसभा के मेंबर हैं, खुद क्यों नहीं लड़ते दोनों के दोनों? बीजेपी के नेता खुद चुनाव नहीं लड़ते, जितने बैठे नेता अगर वो भी चुनाव नहीं लड़ते, अपने आप को प्रधानमंत्री का डिक्लेयर करते हैं, कोई मुख्यमंत्री का डिक्लेयर कर रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई नेता है, इसलिए नीतीश कुमार जैसा आदमी डिक्टेट करता है कि कौन मेरे प्रदेश में आएगा प्रचार करने के लिए, और बीजेपी के लोग नतमस्तक होकर के नीतीश कुमार जी का प्रणाम, जो आप कहेंगे वही हमारे लिए राम राम। स्वामी जी, क्या ये बीजेपी की कमजोरी है कि उनके सबसे बड़े नेता पर इतना खुला अटैक हो रहा है और कोई जो के बड़े केंद्रीय नेता है उनमें से किसी की आवाज नहीं निकल, कोई डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं नरेंद्र मोदी को? क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली का कोई नेता नहीं बोला, कोई बड़ा नेता नहीं बोला। वो बोले ना, क्योंकि वो जो ज्यादा कटुता पैदा होगी। मैं तो समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी का एक चिन्ह है, एक परिचय है। चीफ मिनिस्टर गाली दे रहा है, आप कहते देखो वार लोग आ जाएंगे, फिर यही चलेगा। व्हाई दे नॉट स्पीकिंग? व्हाई शुड दे स्पीक? नहीं बोलना चाहिए उनको। पहले तो नीतीश कुमार ने क्या गलत बात कही, उन्होंने कहा क्राइटेरिया होनी चाहिए, उन्होंने मोदी का नाम ही नहीं लिया। अब अखबार वालों ने घुसा दिया मोदी का नाम, और चैनल वालों की गलती है। हम आपके षड्यंत्र में कहां फंसने वाले हैं? अरे आप तो हमारे षड्यंत्र में फंस गए ना, आप तो स्टूडियो में आ गए। फंसा हूं मैं, आपने बुलाया, मैंने कह दिया कि मोदी कट्टर हिंदू है तो इसीलिए कट्टर सेक्युलर है। शकील भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? शकील भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आपने कहा कि सबसे बड़े नेता बीजेपी के, ये भ्रम आप लोग क्यों फैलाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को बीजेपी में कोई पसंद नहीं करता है और स्वाभाविक रूप से जो उनके लीडर्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं, ये आप सब जानते हैं। उनकी सुषमा स्वराज जी से नहीं बनती है, जी, उनकी गडकरी जी से नहीं बनती है, उनकी आडवाणी जी से नहीं बनती है, उनकी नायडू साहब से नहीं बनती है, तो आप क्यों उनको बड़ा नेता कहते हैं? इसलिए अब मीडिया वाले लोग नहीं बनाना चाहिए, ये तो वैसे ही कहते हैं जी। जितने बड़े कॉर्पोरेट हाउस के लोग हैं, किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां जमीन लेने के लालच में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने लगते हैं। ये जितने कॉर्पोरेट हाउस मुख्यमंत्री से जमीन लेने के लिए प्रधानमंत्री बनाने लगते हैं, वैसे ही आप लोग कर रहे हैं। चलिए नीतीश भाई, आखिरी सवाल नीरज जी आपसे, आखिरी सवाल नीरज जी, क्या वाकई आज का जो नीतीश जी का इंटरव्यू था वो नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखकर किया गया था? और आप ही के कैबिनेट में शामिल गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर हैं, उनका कहना है सेकुलरिज्म किसी की बपौती नहीं है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्या नीतीश कुमार गिरिराज सिंह को सैक करेंगे या अपने साथ बैठाकर उनकी बातों को सुनेंगे? ये तो भविष्य तय करेगा जी, कि उनके बयान के बाद गठबंधन के बारे में हमारे दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कौन सा निर्णय लेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है जी। लेकिन सीधे तौर पे मैं इस मामले, एक तो विकास का जो एक माया जाल जो बनाया गया था जी गुजरात का, असल ये निराशा का भाव कहां से पैदा हुआ है कि गुजरात के बारे में एक धारणा बना दी गई कि जो विकसित राज्य को ही अगर विकसित बनाने की बात थी तो ये गुजरात की चर्चा हो रही थी। अभी सीएसओ के आंकड़े आए, जीएसडीपी के आंकड़े आए तो सारे पोल खुल गए, सारी कलई खुल गई। जी। सवाल इस बात का है ना कि अगर देश को
एक सबल नेतृत्व चाहिए, तो हमने उसके मापदंड के आधार पर हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया। अब इस पर बवाल हो, बेचैनी हो, तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। चलिए, आपके पास कोई इलाज नहीं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका इलाज खोजने की कोशिश एनडीए की तरफ से भी होगी और नीतीश कुमार की तरफ से होगी, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो एनडीए के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है और ना ही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की जो प्रतिद्वंदता है ये कोई बहुत साफ संकेत देती, निश्चित रूप से एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत जरूर देती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों को। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे हमारे दर्शकों की राय क्या इस पर बस। क्या होता